तो आज जो हम अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। तो क्या होता है नेचुरल फिनोमेना? नेचुरल फिनोमेना की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। एनीथिंग दैट एक्वायर्स ऑन इट्स ओन इन नेचर विदाउट एनी काइंड्स ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना यानी कि चेंजेस, है ना, हमारे किसी तरह के मौसम में चेंजेस, कई तरह की एनवायरनमेंट में चेंजेस आना, है ना, सडन चेंजेस आना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना के कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि वेदर ऑफ अ प्लेस। एक प्लेस का वेदर भी इसी के अंदर आ जाता है नेचुरल फिनोमेना के अंदर। फॉग हो गया, स्टॉर्म हो गया, वाइंड्स, टाइड्स हो गई, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, ड्रॉट जिसे हम सूखा बोलते हैं, अर्थक्वेक्स, फ्लड, बाढ़ आ जाना, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब किसके अंडर आ जाता है? नेचुरल फिनोमेना के अंदर। यानी ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमेना के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें से जो ये नेचुरल फिनोमेना के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से क्या है, कुछ डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। हाँ, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि बहुत डेंजर होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए या जीवन के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, जैसे फॉग है, इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। स्टॉर्म, वाइंड्स, हवा का चलना, तेज़ी से हवा आना, टाइड्स, इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है ये, है ना। लेकिन ड्रॉट, सूखा, है ना, ये इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है। जैसे इसमें से अगर बात करें हम, अर्थक्वेक इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, है ना। फ्लड्स इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि सम कैन बी डिस्ट्रक्टिव। तो सम नेचुरल फिनोमेना आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, है ना। जैसे इसमें से हम अगर एक पढ़ें तो लाइटनिंग, तो लाइटनिंग इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। लाइटनिंग क्या है? बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। तो क्या होती है पहले तो लाइटनिंग, इसको समझेंगे हम। तो लाइटनिंग क्या है? इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, या हम कहें इसको इलेक्ट्रिकल स्पार्क। एग्जाम्पल, जैसे लाइटनिंग क्या होती है? जैसे स्पार्क ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल्स व्हेन वायर लूज। तो इसका ये एक एग्जाम्पल हमें मिल जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे गांव में, शहरों में इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स जैसे बिजली के खंभे जो होते हैं, तो उनके अगर जो वायर होते हैं वो अगर लूज हो जाते हैं, तो उनके वायर लूज होने से जो उन पे स्पार्क होता है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? लाइटनिंग बोल सकते हैं। वो क्या है? लाइटनिंग है। अगर मैं इसका एक छोटा सा बनाऊं डायग्राम, तो ये जो वायर होते हैं हमारे, ये जो खंबे पे जो वायर लगे होते हैं इस टाइप के, इन वायर्स का आपस में टच हो जाना ही लाइटनिंग कहलाता है। तो ये एक स्पार्क है, यही एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, ठीक है। तो लाइटनिंग क्या होती है? इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिकल स्पार्क, ठीक है। तो लाइटनिंग क्या है? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन क्लाउड्स। तो लाइटनिंग क्या है? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन क्लाउड्स, ठीक है। इट कैन डेडली डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा मतलब घातक हो सकती है जीवन के लिए, और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव ऑफ लाइफ, है ना। इसमें जान मान की हानि हो सकती है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो लाइटनिंग इस तरीके से अफेक्ट हमको कर सकती है। नेक्स्ट है, अच्छा अब क्या था, अभी तो लाइटनिंग अभी तो इतना नॉर्मल है, इतना तो सब जानते हैं कि लाइटनिंग अभी इतना कुछ नहीं होता। लेकिन एंशिएंट टाइम में लोग इसको कैसे देखते थे लाइटनिंग को, है ना। लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना वगैरह। तो इसको एंशिएंट टाइम में लोग क्या थे? अनअवेयर थे, जानते नहीं थे कि ये लाइटनिंग क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो वो क्या समझते थे कि ये कोई भगवान का प्रकोप हो रहा है ना, कोई भगवान मतलब इसको कर रहे हैं। जैसे कि हम जब छोटे थे सुनते थे कि मतलब ये बिजली जब कड़कती है ना, तो मतलब इंद्रदेव के जो गजराज होते हैं, गजराज मतलब उनका जो एलिफेंट जो हाथी है वो चलता है, तो उसके चलने से जो आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, दैट इज़ लाइटनिंग। तो वो ऐसे डिस्क्राइब करते थे पहले के लोग इन चीज़ों को, है ना। तो क्योंकि वो अनअवेयर थे।
ले और आज हम कहते हैं सिंपल सा क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, कुछ नहीं है, यानी कि चार्जेस का आपस में टकराना, ये लाइटनिंग है। लेकिन पहले के लोग अनअवेयर थे। लेकिन अभी ग्रीक के बारे में अगर हम बात करें तो जो ग्रीक्स जो लोग होते थे, है ना, ग्रीक लोग जो होते थे, इन लोगों को तो बहुत पहले ही इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पता था। ठीक है, जैसे कि 600 BC, है ना, लगभग 600 BC में इन लोगों को इस चीज़ की जानकारी थी कि हाँ भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसे इनके पास एक अम्बेर होता था, अम्बेर, है ना, अम्बेर क्या था, इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर था। ये क्या था, सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, इस अम्बेर को अगर हम रब करते थे विद एनिमल फर, एनिमल फर का मतलब क्या है, एनिमल के जो बाल वगैरह होते हैं ऊपर के, उनको हम क्या बोलते थे, फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर। तो अम्बेर को अगर मैं रब कराऊं फर के साथ, तो अम्बेर जो था ना, इट कैन अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कर सकता था, ये कर सकता था जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता था। तो ग्रीक पहले ही इस बात को जानते थे और वो इस चीज़ को करते भी थे। अच्छा, अभी हम लोग ये देख सकते हैं, अच्छा एक पॉइंट समझने का इसमें मैंने अभी बताया, दोबारा बताता हूँ इसको कि क्या है लाइटनिंग। दोबारा से समझो कि लाइटनिंग क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। तो क्या है ये लाइटनिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। यानी कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि अभी आगे भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी एटम, कोई भी किसी भी चीज़ का कोई एटम होता है, कोई पार्टिकल होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, या न्यूट्रल चार्ज होगा, लेकिन चार्ज होता है उस पर। ठीक है, तो वही है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, उन चार्जेस का आपस में टकरा जाना, उन चार्जेस का आपस में इंटरचेंज होना, वही लाइटनिंग है। उसी की वजह से लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो लाइटनिंग क्या, जो कि क्लाउड्स में चार्जेस का टकरा जाना, एक्यूमुलेशन करना। क्लाउड्स यानी हमारे बादलों में चार्ज भी जनरेट होता है, वहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, ये सब देखेंगे हम आगे। ठीक है, अच्छा तो अब आगे चलते हैं। तो ये हम महसूस कर सकते हैं, देखो जैसे वुलन क्लॉथ्स होते हैं हमारे, है ना, जिन्हें हम सर्दियों में वेयर करते हैं, या पॉलिस्टर क्लॉथ्स होते हैं हमारे। तो आप सब लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं हमारे, तो जब हम अपने कपड़े पहनते हैं या जब अपने कपड़े निकालते हैं, तो हमारे जो हेयर होते हैं ना, जो बॉडी हेयर होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उस क्लॉथ से, है ना। और एक साउंड आता है क्रैकिंग साउंड। क्या आता है, क्रैकिंग साउंड, है ना। दे कैन प्रोड्यूस लिटिल स्पार्क। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक लिटिल स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, लिटिल स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। क्या है ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो आप लोग करके भी देख सकते हो कि कोई भी वुलन क्लॉथ है, जो हमारी जो इनर होती है, जिसको हम पहनते हैं ना, तो वो वुलन क्लॉथ है। तो उसको अगर हम वो करते हैं, पहनते हैं, तो हमारे जो हैंड के जो हेयर है ना, तो वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं हेयर, अगर उसको पास में ले जाएंगे तो, है ना। तो ये भी क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही है। अच्छा, इसके बारे में अब पहले तो लोग नहीं जानते थे, पहले लोग बताते थे कि हाँ भाई इस तरीके से हो रही है, बिजली कड़क रही है, भगवान की वो है, इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती थी, कई कथाएं थी, जगह जगह लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें बना रखी थी। लेकिन 1752 में, इन 1752 एक व्यक्ति आया जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। क्या था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। इसने बताया था कि भाई जो क्लॉथ का स्पार्क जो होता है ना, जो हम क्लॉथ पहनते हैं, और उसका जो स्पार्क होता है वो सेम ही होता है, लाइटनिंग। उसी के मतलब जो क्लॉथ का जो स्पार्क होता है, वही कारण है, वही रीज़न है कि जिससे क्या होती है, लाइटनिंग भी होती है। तो इसने बताया कि लाइटनिंग कुछ अलग नहीं है, कोई भगवान का वो नहीं है। इसने बताया था कि क्लॉथ का स्पार्क होना ये भी सेम वैसे ही है जैसे कि लाइटनिंग का स्पार्क होना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे हम बात करेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसकी बात करेंगे कि व्हाट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, कुछ इसमें वो ऐसा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल इसमें। तो अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, है ना। हमने पढ़ा कि हाँ भाई चार्जेस का एक्यूमुलेट करना ही इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वही क्या है, और उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम।
तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं, है ना। जैसे हम लाइटनिंग समझने के लिए अब हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस ही आपस में एक्यूमुलेट करते हैं और क्या बनता है, लाइटनिंग या स्पार्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो देखो भाई, एटम के बारे में मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि एटम क्या होता है। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, इस तरीके का नहीं होता, लेकिन फिर भी इस तरीके का मैंने एक एटम बनाया है ना। तो ये एक एटम होता है और एटम के अंदर बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो मैंने बताया था न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्या होता है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है ना। और न्यूट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है वो है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसकी आउटर सरफेस जो होती है, यानी कि आउटर लेयर जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो अगर हम बात करें एटम्स की, यानी कि कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ, सब किससे मिलकर के बने हैं, एटम से ही मिलकर ही बने हैं, है ना। तो अब हम एटम की बात कर रहे हैं। तो एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम क्या होता है, एटम विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि कोई पदार्थ का कोई ऐसा कण जिसको आगे डिवाइड ना किया जा सके, उसे हम एटम बोलते हैं। तो अगर कुछ भी चीज़ है, मेरे पास कोई भी चीज़ है, अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने बोला कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एटम से मिलकर बना है ना। तो ये नहीं, बल्कि दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब किससे मिलकर के बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। तो एटम को मैं फर्दर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 3 एटॉमिक पार्टिकल आएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियस में, यानी बीच में होता है, एटम के बीच में। और बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर की लेयर में जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो इनके पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमने ये तो जान लिया कि इन पार्टिकल्स के पास क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स के पास 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसी के कारण हम बोलते हैं कि एटम्स जो होते हैं, एटम कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं। एटम कैसे होते हैं, एटम कैरीज बैलेंस चार्ज। तो एटम के पास बैलेंस चार्ज होता है, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव होता है एटम और ना ये नेगेटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, बैलेंस होता है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये एटम जो होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी करता है, यानी इसके अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको समझेंगे हम। तो अब ये एटम क्या करते हैं, है ना, एटम क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, दैट दे कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं ना, इसी को क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं आपस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये, ठीक है। वैसे एटम मैंने भी बताया था, एटम कैरीज बैलेंस चार्ज, यानी एटम के पास बैलेंस चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन होता है और सेम अमाउंट, प्रोटॉन होता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज में, और सेम अमाउंट में इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो इसीलिए एटम हम बोलते हैं कि एटम बेसिकली, इन जनरल एटम तो क्या होता है, एटम बैलेंस होता है। लेकिन बट द सेम टाइम्स दिस चार्ज बिकेम आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे कि अब भाई बैलेंस है एटम तो फिर हमेशा बैलेंस ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इन क्या होता है कि ये जो चार्जेस होते हैं ये कैसे होते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर भी हो जाते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एटम में बहुत कम हो गई, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो अभी हम सीखेंगे इसको भी। तो इनमें क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कैरीज बैलेंस प्रपोर्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो मैंने क्या बताया कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस चार्ज कैरी करता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे हम,
उस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है सेम प्रोपोर्शन में, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ ना। दूसरा, बट इफ एन ऑब्जेक्ट कैरीज इम्बैलेंस चार्ज या इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, यानी कि या तो प्रोटॉन ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को इट इज़ कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? चार्ज ऑब्जेक्ट, या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज, यानी कि वो क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सा है। क्या समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास बैलेंस चार्ज है, बैलेंस चार्ज का मतलब क्या है कि सेम अमाउंट में उसके पास इलेक्ट्रॉन है और सेम अमाउंट में प्रोटॉन है, तो वो तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर जो उसका चार्ज है वो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस का मतलब क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज अगर इम्बैलेंस है, जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन ज़्यादा है, या इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है, ऐसा कुछ होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? चार्ज ऑब्जेक्ट है या इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये चार्ज जनरेट कैसे होता है, यानी कि कैसे जो एटम होते हैं कैसे उन पे चार्ज एटम क्या है? एटम जो होता है बैलेंस होता है, तो कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाता है ना, कैसे चार्ज जनरेट होता है। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट देखूं, जैसे चार्ज किसके द्वारा आता है? चार्ज बाय रबिंग। तो सब फर्स्ट मेथड हम जो सीखने जा रहे हैं वो है रबिंग, यानी किसी चीज़ को अगर मैं रब कर दूं तो रब करने के कारण उस पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। अब कैसा चार्ज आएगा ये भी समझेंगे। तो रब करने का मतलब है किसी चीज़ को घिस देना, है ना। घिस देना का मतलब क्या है कि अगर ये एक पेन है और मैंने इसको ऐसे करके घिस दिया तेज़, है ना, ऐसे तेज़ घिस दिया, तो इस पर चार्ज आ जाए, यानी इनके इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर चार्ज जनरेट हो जाए। क्या हो जाए? चार्ज जनरेट हो जाए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? बाय रबिंग। तो व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, रब करने का मतलब घिसते हैं आपस में, ईच अदर, दे गेट चार्ज, तो वो कैसे हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। ड्यू टू अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सा मेरी चीज़ समझ में क्या आई कि भाई अगर मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब किया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर इस ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना ही वो क्या कहलाया जाता है? चार्ज कहलाता है, यानी कि चार्ज उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाया जाता है? गेट ऑब्जेक्ट चार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यानी ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रबर बलून है, क्या है? रबर बलून, है ना। और अगर इसको एनिमल फर यानी कि एनिमल के जो बाल होते हैं, तो उससे अगर हम रब करते हैं रबर बलून को, है ना, ध्यान से समझना है कि रबर बलून को अगर हम एनिमल फर के साथ क्या करते हैं? रब करते हैं, घिसते हैं रबर बलून को, तो इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर। तो रबर बलून जो होता है वो एनिमल के जो बाल होते हैं, फर जो होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो अब बताओ रबर बैलून के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए ना, यानी रबर बैलून ने अट्रैक्ट कर लिया घिसने से, एनिमल फर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। तो रबर बैलून्स के पास इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आ गए। कैसे आ गए? एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अच्छा। और फर जो था, फर के पास से तो इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई फर के पास। तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या है कि जैसे फर के पास से अब ये जो फर जो था इसमें माइनस का चार्ज निकल के भग गया, माइनस का चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, है ना। तो इसके पास बचा क्या? केवल पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज बचा उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वो कैसा रह गया? पॉजिटिवली चार्ज। यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो पॉजिटिव चार्ज ही तो बचा, उस पर प्रोटॉन ही तो बचे ज़्यादा, तो उसी को हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज क्या हुआ? जैसे रबर ने क्या किया था? रबर ने फर को घिसने से
तो रबर ने अट्रैक्ट कर लिया था इलेक्ट्रॉन को, यानी कि पहले तो इलेक्ट्रॉन थे ही उसके पास, लेकिन अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। कैसा है ये, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इट गेट चार्ज, तो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी रबर बैलून को अगर हम एनिमल फर के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे, तो वो चार्ज हो जाएगा, यानी कि उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है ये समझ में आया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको रब कराऊं विद बी ऑब्जेक्ट, है ना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज़ कर दिए, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और इस वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस पे आएंगे वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और इसके पास क्या हुआ, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन तो भाग गए भाई निकल कर, तो इसके पास क्या बचा, केवल प्रोटॉन। तो ये पार्टी इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। और ये कैसा हुआ, नेगेटिवली चार्ज, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ। और जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन बचे, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, रबिंग ऑफ प्लास्टिक कॉम्ब विद ड्राई हेयर। तो ये एक्टिविटी तो बहुत बच्चों ने करी है, सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं कि प्लास्टिक कॉम्ब जो हमारा कंघा होता है, जो कंघी होती है, जो हम बालों में करते हैं, अगर उसको हम ड्राई हेयर में करते हैं और छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अगर उससे अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसमें चार्ज जनरेट हो गया। क्या हो गया, चार्ज जनरेट हो गया। तो अगर मैं इसका मतलब अगर मैं कराना चाहूँ तो मैंने पहले क्लास में भी करके दिखाया है ना। तो अभी हम एक सेकंड और देखते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या सीखा, रबिंग ऑफ प्लास्टिक कॉम्ब विद ड्राई हेयर। तो अगर प्लास्टिक कॉम्ब को हम ड्राई हेयर्स के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उस पर चार्ज जनरेट हो जाता है और वो क्या कर लेता है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। तो हम बोलेंगे कि वो जो कॉम्ब है या पेन है, कुछ भी हो, वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को, कागज़ के टुकड़ों को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो चार्ज हो जाता है। तो जब वो चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, अब नेगेटिवली चार्ज होगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसीलिए वो पेपर जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अ ग्लास ऑफ रॉड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अ ग्लास ऑफ रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। तो अगर एक ग्लास ऑफ रॉड लें, क्या लें, एक ग्लास ऑफ रॉड, तो क्या होगा, मान लो ये है हमारे पास अ ग्लास ऑफ रॉड। क्या है, एक ग्लास ऑफ रॉड है, ध्यान से समझेंगे इसे। तो ये ग्लास ऑफ रॉड है जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हमारे पास सिल्क का एक क्लॉथ है। क्या है, एक सिल्क का क्लॉथ है। अगर इस क्लॉथ को, इस कपड़े को अगर मैं इस ग्लास की रॉड पे, यानी कांच की रॉड पे अगर रब करता हूँ, क्या करता हूँ, रब करता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये, जैसे कि ये एक कांच की रॉड है ना, और अगर इस पे मैं सिल्क का कपड़ा लेके इसे रब करता हूँ, है ना, इस पे रब करता हूँ, तो क्या होगा, तो चार्ज ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे, चार्ज ट्रांसफर होंगे। जैसे कि ग्लास ऑफ रॉड जो होगा, इट बिकेम पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो ग्लास ऑफ रॉड पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे किससे, सिल्क की क्लॉथ से, सिल्क की क्लॉथ से। तो इस पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो उस पे क्या आ जाएंगे, सिल्क के कपड़े पे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो इस पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये सिल्क का जो क्लॉथ है ये कैसा हो जाएगा, इट बिकेम नेगेटिवली चार्ज। तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ग्लास का रॉड जो है, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँच गए, इसके इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँच गए भाई, सिल्क के क्लॉथ के पास। ठीक है, तो
तो ग्लास ऑफ रॉड जो होता है, अ ग्लास ऑफ रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, तो क्या हो जाता है, जो ग्लास ऑफ रॉड हो जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज रह जाता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है सिल्क का क्लॉथ, और सिल्क का क्लॉथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो अगर अब हम इनको, तो अब क्या है, दीज चार्ज ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ अदर चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो अब ये दोनों, जैसे एक इसमें से नेगेटिवली चार्ज बन गया, एक ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया है, तो इन अब ये कैपेबल हैं, यानी कि क्या करने के लिए, तो दीज चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं दोनों, ये कैपेबल हो गए हैं किसके लिए भाई, अट्रैक्ट करने के लिए विद, अट्रैक्ट करने के लिए अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या हो चुके हैं, कैपेबल हो चुके हैं, ठीक है, जो कि अनचार्ज हों उनको, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ समझने में रहेगी कि भाई अगर सेम टाइप के चार्ज हुए, अगर टाइप कैसे हुए, यानी कि चार्ज कैसे हुए, सेम टाइप के चार्ज हुए, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट का चार्ज सेम है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे, तो वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक बलून बनाता हूँ, बलून बनाना तो नहीं आता मुझे, लेकिन फिर भी बना देता हूँ, तो इस टाइप का अगर मैंने एक बलून बनाया, तो ये क्या करेंगे, अगर इनमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे से दूर भागता है ना। और अपोजिट चार्ज अगर होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अपोजिट चार्जेस क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने प्लास्टिक कॉम्ब के बारे में पढ़ा था कि प्लास्टिक कॉम्ब जो होता है, अगर उसको ड्राई हेयर के साथ हम क्या करें, रब करेंगे, तो वो क्या कर देते हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को, अगर मैं ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर रखता हूँ और एक कॉम्ब रखता हूँ, क्या रखता हूँ, कॉम्ब, है ना, ये कॉम्ब देखो, कॉम्ब भी बना दिया मैंने। अगर इसके साथ में क्या करता हूँ, इसको पहले बालों में थोड़ा रब करूँ और फिर इसको करूँगा, तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे कॉम्ब पे कैसा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, और इन पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए जो हल्के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं विद जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उससे, ठीक है। दूसरा, हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्योंकि ये इसी से इससे रिलेटेड भी है, तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले, फोर्स एंड प्रेशर में मैंने शायद ही पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है द फोर्स दैट अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो ऐसा फोर्स जो अट्रैक्शन करता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है, एक्सपीरियंस बाय चार्ज बॉडीज, चार्ज ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको किसके नाम से जानते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा, अब हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और स्टैटिक चार्ज क्या होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम समझेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक चार्ज क्या होता है, यानी स्टैटिक चार्ज क्या होता है, या फिर इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज क्या होता है, स्टैटिक का मतलब ही क्या है, जो रुका हुआ है, क्या है, ऐसा चार्ज जो रुका हुआ है, यानी कि जो मूव नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस विच डज नॉट मूव, तो ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव नहीं कर सकते, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, स्टैटिक चार्जेस या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसी विद्युत, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो मूव नहीं कर सकती, उसे किसके नाम से जानते हैं, स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे ये एक बलून है और ये एक रॉड है, ग्लास ऑफ रॉड समझ लो इसको, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और बलून्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों का चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफ़र तो होता रहेगा, लेकिन ये मूव नहीं कर पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इसका चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। ये एक दूसरे में तो ट्रांसफ़र करते रहेंगे चार्ज, ठीक है, ये बलून इसमें और ये इसमें, लेकिन इसका चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। क्या है ये, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ठीक अपोजिट होता है स्टैटिक चार्ज के,
किसके, स्टैटिक चार्ज के। जैसे स्टैटिक चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो मूव नहीं करता, वो एक ही जगह बना रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, अपोजिट टू स्टैटिक चार्ज, यानी कि इसमें जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, फ्लो करते हैं या मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स में चार्जेस फ्लो करते हैं यानी मूव करते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चार्जेस का मूव होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये कुछ एटम बनाए है ना, तो ये एक वायर समझ लो या फिर ये एक मीडियम समझ लो जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, मान लो इसमें क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कराए, क्या कराए, इलेक्ट्रॉन पास कराए, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने पास कराया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है पहले से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा, ये यहाँ ट्रांसफर कर देगा, ये यहाँ ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या हो रहा है, यानी चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है यानी मूव कर रहा है। तो इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से। इसी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या होता है, चार्जेस का बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स में इन चीज़ों को देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं, उनमें बिजली का चलना, इसका एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है बल्ब का ग्लो करना, है ना। तो ये हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज वो होते हैं जिसमें करंट जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो नहीं करते, बस एक ही जगह रुके रहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जिसमें चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या चार्जेस ट्रांसफर भी हो सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्जेस जा सकते हैं। तो देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ट्रांसफर यानी चार्ज का ट्रांसफर होना। तो चार्जेस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो चार्जेस होते हैं बिल्कुल ट्रांसफर हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो कंडक्शन और इंडक्शन की मदद से क्या हो सकते हैं, जो चार्ज होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास ये एक बोतल है ना, एक बोतल है, एक बोतल में मैंने एक एल्युमिनियम प्लेट लगा रखी है। तो ये एक एल्युमिनियम प्लेट है। ठीक है, क्या है ये, एक एल्युमिनियम प्लेट है। यहाँ पे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट है, अच्छा इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, मेटेलिक रॉड है। ये ऑब्जेक्ट में एक मेटेलिक रॉड जुड़ी हुई है जिस पे चार्ज है, और ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो ऊपर वाला जो है ये क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, चार्ज है। कैसा है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, और ये चार्ज नहीं है। अगर मैंने इसको इससे टच कराया, क्या कराया, टच कराया किसको, मेटेलिक रॉड को, जिस पे के पहले से ही चार्ज है। कैसा भी चार्ज हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो अगर मैंने इसको एल्युमिनियम प्लेट यानी इस वायर, ये जो अंदर की तरफ रॉड जो आ रही है एक, और ये मेटेलिक रॉड है, अगर मैं इसमें टच कराऊंगा तो ये जो एल्युमिनियम प्लेट है ना, ये ऊपर की तरफ जाने लगेगी। किसकी तरफ जाने लगेगी, ऊपर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चार्जेस बिल्कुल ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, ये किससे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाट इज इंडक्शन, इसको भी समझ लेते हैं। कंडक्शन क्या है, व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद द कंडक्टर इट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो जब भी व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट, तो जब भी चार्ज ऑब्जेक्ट है ना कांटेक्ट में आता है, यानी ये चार्ज ऑब्जेक्ट था, है ना, चार्ज ऑब्जेक्ट ये किसके कांटेक्ट में आया, ये कंडक्टर का मतलब क्या है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, तो इसके कांटेक्ट में आया
तो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो कांटेक्ट में आएगा विद कंडक्टर तो क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन समझ में आया ना, कंडक्शन का मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। मान लो कि अभी ये कोई रॉड है ना, इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लो ये बिजली का ये बिजली का कोई पोल है मान लो, है ना, और इसमें या वायर है, बिजली का वायर है मान लो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। अगर मैं इसमें इसको छूता हूँ अपने हाथों से, है ना, तो मेरे अंदर मुझे करंट लगेगा, करंट फील होगा, यानी शॉक लगेगा, मुझे इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो कंडक्टर होती है, हमारी बॉडी के अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है ना, तो इतना हैवी नहीं होता, लेकिन हमें झटका क्यों लगता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि दूसरा, अगर हम इसे किसी और मेटल से चलाते हैं तो क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। ठीक है, तो यही है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट को मैं कांटेक्ट में लेके आऊँ अगर कंडक्टर के, है ना, तो क्या होगा, चार्ज जो होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इंडक्शन की, कि इंडक्शन क्या होते हैं। तो व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट नियर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, तो जब चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर के आया जाता है, तो इट रिजल्ट शिफ्टिंग इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अदर ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होगा, इंडक्शन में क्या होता है कि जब मैं चार्ज ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आता हूँ, है ना, तो जो पोजीशन होती है चार्ज की वो चेंज हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दूसरी दिशा में जाने लगेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग या फिर अर्थिंग के बारे में। किसके बारे में, डिस्चार्जिंग या अर्थिंग के बारे में। तो क्या होती है ये डिस्चार्जिंग या अर्थिंग, तो इसके बारे में तो सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल किए होंगे कि अर्थिंग क्या होती है भाई, है ना। तो इसमें क्या होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट लूज चार्ज। तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट वो अपने चार्जेस को अगर लूज कर देता है, क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। क्या है वो, डिस्चार्ज है। ठीक है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बाय ऑब्जेक्ट इनटू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। सिंपल सा है भाई कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अपना चार्ज अगर अर्थ को ट्रांसफर कर देता है तो हम उसे बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग तो सब लोगों ने पहले मतलब देखा होगा कि पहले हम लोग क्या करते थे घरों में, मतलब जैसे लाइट वाइट पहले कम आती थी, तो हम क्या करते थे कि अब एक वायर को कनेक्ट कर देते थे लाइन से। तो हमें जैसे मान लो ये लाइन है हमारे पास, है ना, तो ये लाइन है, तो एक वायर को हम क्या करते थे, लाइन से कनेक्ट कर देते थे, और ये नीचे ले आए, लाइन से कनेक्ट कर दिया और इसको बल्ब में लगा दिया, है ना। यहाँ पे बल्ब, जैसे मान लो मैंने कि अगर ये बल्ब लगा दिया इसमें, तो ये बल्ब में लगा देते थे एक वायर, और दूसरा इस बल्ब का जो वायर था इसको हम कनेक्ट कर देते थे अर्थ में, है ना। तो अर्थ में तो यहाँ पे एक गड्ढा सा खोद लेते थे, एक आयरन की जो कील होती थी उसमें ये वायर को लगा देते थे, नमक थोड़ा सा पानी डाल देते थे, और ये बल्ब है जो हमारा वो ग्लो करने लगता था। इसी को हम अर्थिंग बोलते थे, यानी कि अर्थिंग का तार भी होता था, वायर जो होता था अलग से। अच्छा, इसके और भी एग्जांपल अर्थिंग के देख सकते हो, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं गांव में, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, है ना, बिजली के जो खंभे होते हैं, तो ज़्यादातर जो बिजली के खंभे जो होते हैं, खंभों के पास में एक वायर दिखा होगा तुम लोगों ने आयरन का, है ना, जो कि अर्थ में लगा रहता है। तो हम लोग उसे पकड़ के झूलते भी रहते हैं, कि गाँव में तो बहुत सारे बच्चे उसी को पकड़ के लटकते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि ये जो वायर है ना, ये कैसा वायर है, ये फालतू वायर है। क्या सोचते हैं वो, कि ये फालतू वायर। तो ये फालतू वायर नहीं होता, ये क्या होता है, अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग का मतलब क्या है कि किसी कारण से अगर इस इलेक्ट्रिक पोल पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज है इस वायर के थ्रू अर्थ के पास पहुंच जाएगा, और अर्थ तो हमारी बहुत बड़ी है, तो अर्थ इस करंट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी कि यहाँ पे जो बाहर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फैलता तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता था, ज़्यादा हार्मफुल हो सकता था,
लेकिन अब ये सारा का सारा चार्ज किसके, अर्थ के पास पहुंच गया। तो अर्थ क्योंकि इतनी बड़ी है, क्योंकि इतने छोटे मोटे चार्ज से अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम बहुत सारे लार्ज डिस्ट्रक्शन से बच जाएंगे। इसलिए अर्थिंग के वायर लगे होते हैं इलेक्ट्रिक पोल से। तो अर्थिंग का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने समझा कि अर्थिंग क्या होती है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस का ट्रांसफर होना बाय ऑब्जेक्ट इनटू अर्थ। अर्थ में इलेक्ट्रिक चार्जेस का ट्रांसफर होना इज अर्थिंग। ठीक है। इट हेल्पफुल इन मैनी वेज, तो मैंने अभी यही बताया था कि ये क्या है, बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए। इट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल शॉक्स, तो इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे हमें, बिग एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए ये हमें हेल्पफुल रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है इलेक्ट्रोस्कोप? तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, और ये इट इज अ डिवाइस विच कैन टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। तो इलेक्ट्रोस्कोप सिंपल सा एक डिवाइस होता है जो क्या चेक करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अब ये मान लो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं, इसे जिससे हम टेस्ट करेंगे वो हमारे पास डिवाइस होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप। और ये जिसने डेवलप किया था उसका नाम था अब्राहम वेनेट। क्या नाम था? अब्राहम वेनेट। तो इसने डेवलप किया था इसको, और इसमें क्या था, अ गोल्ड लीफ, एक गोल्ड लीफ यानी पत्ती नुमा एक सोने की एक धातु लगी हुई थी, जो कि गोल्ड लीफ क्यों थी? अच्छा हाँ, गोल्ड लीफ लगी हुई थी, जिसको इसने इलेक्ट्रोस्कोप का नाम दिया कि ये इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को भी देख सकती है ना, इलेक्ट्रॉन को भी चेक कर सकती है कि हाँ भाई इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है। और ये इस कौन सी डेट में दिया था इसने? 1787। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रोस्कोप को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं गोल्ड का और सिल्वर का। इसका गोल्ड और सिल्वर का जनरली इसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अदरवाइज इनमें हम कॉपर्स का और एल्यूमिनियम वायर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये रहा हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया इलेक्ट्रोस्कोप का। तो जैसे ये इलेक्ट्रोस्कोप है ना, तो ये एक बॉटल टाइप का होता है। मान लो एक बॉटल है और इसके अंदर एक वायर, एक रॉड होती है, एक मेटलिक रॉड होती है जो अंदर की तरफ होती है, और इस पे दो लीफ लगी होती हैं, दो क्या, एक लीफ या दो लीफ लगी होती हैं। ठीक है। और ये जो होता है, ये क्या होता है, अर्थिंग टर्मिनल होता है। क्या होता है? अर्थिंग के लिए एक टर्मिनल टाइप का होता है, ये पॉइंट जो बना रखा है मैंने। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज, ये एक चार्ज, मान लो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या है? चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो अगर मैं इसको किसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाऊंगा, है ना, जैसे मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, अब मुझे क्या करना है कि इस पर चेक करना है कि चार्ज है या नहीं। तो मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये भी चार्ज है ना, तो ये जो गोल्डन लीफ हैं, गोल्ड की लीफ जो हैं, ये क्या करने लग जाएंगी, ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगे। तो हमें पता लग जाएगा हाँ भाई इसमें चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हम पहचान लेंगे हाँ भाई क्या है, इस पे चार्ज है। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का ये है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। यानी कि हमने जो जिस चीज़ से शुरुआत करी थी कि लाइटनिंग क्या होता है, उसको समझने के लिए अभी इतने सारे टॉपिक पढ़े हैं, अब हम उसको पढ़ते हैं कि लाइटनिंग क्या है ना। तो लाइटनिंग कब होती है? ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। जो थंडर स्टॉर्म होता है उसके टाइम पे क्या होती है, लाइटनिंग होती है। तो जब थंडर स्टॉर्म होता है तो थंडर स्टॉर्म के टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि हॉट एयर, जो गर्म हवा होती है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। किसकी तरफ? ऊपर। तो हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, और जो रेन ड्रॉप्स होती है वो नीचे की तरफ होती है। यानी जो बारिश जो होती है, रेन की जो बूंदें होती हैं, ड्रॉप्स होती हैं, वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती हैं, है ना। ये क्या करती है, सेपरेट ऑफ चार्ज, ये चार्ज को अलग करना शुरू कर देती है, ये चार्ज को जनरेट करना शुरू कर देती है, और इसी के अकॉर्डिंग चार्ज जनरेट शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाता है। कब?
तो ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है, हॉट एयर मूव्स अपवर्ड एंड रेन ड्रॉप्स डाउनवर्ड्स, है ना। तो ये डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ आने लगती हैं और इसी के कारण क्या होता है, चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे हमें जब बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है बहुत तेज से, कि भाई बहुत किसी पे हम सुनते भी हैं कि भाई कि यहाँ पे बिजली गिर गई, वहाँ पे बिजली गिर गई, ये हो गया वो हो गया। जैसे कि हमारे पास ये क्लाउड्स हैं, है ना, ये क्लाउड्स हैं, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर बिजली जो होती है वो क्लाउड्स की तरफ ही हमें दिखाई देती है, यानी जहाँ गहरे काले घने बादल होते हैं वहीं पे बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग होती है वहीं पे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्लाउड्स होते हैं ना, उसका जो ऊपरी पार्ट होता है ना, सबसे ऊपर का पार्ट होता है क्लाउड्स का, उसमें प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है ना। और क्लाउड का जो नीचे का पार्ट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। कैसा चार्ज करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है ना। तो ये सारे क्लाउड्स हैं। अच्छा, दूसरा ये भी क्लाउड्स हैं, देखो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो इसका अपर एज होता है उसमें कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो लोअर एज होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है क्लाउड्स में। दूसरा, और ये चार्ज जनरेट कैसे होता है, एयर की वजह से। किसकी वजह से, एयर, क्योंकि एयर ऊपर जाना शुरू करती है और जो रेन है वो नीचे आना शुरू करती है, इसकी वजह से चार्ज जनरेट होता है। और चार्ज तो होता ही है पार्टिकल्स में, ठीक है, वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो क्लाउड्स में हमने देखा कि क्लाउड्स में जो क्लाउड्स का जो अपर एज होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, और लोअर एज होता है यानी नीचे वाले बादल जो होते हैं उसके नीचे वाली साइड में नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारा एरिया होता है नीचे, जो ग्राउंड लेवल होता है, पूरा जो ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इस पर तो प्लस चार्ज होता ही है। अब क्या होगा भाई, अब ये जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जब मीट करेंगे, मिलेंगे, तो क्या होगा, लाइटनिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं तो क्या होता है, लाइटनिंग होती है कि नहीं होती है। तो ये बिजली कड़कती हुई हमें दिखाई देगी कि हाँ भाई बिजली कड़की है बहुत तेज़ से, और आवाज़ होगी साउंड के साथ, तो लाइटनिंग बोलते हैं इसको हम, बिजली कड़कने को लाइटनिंग। तो बहुत सारी लाइटनिंग होती है। तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से मिलते हैं तो लाइटनिंग होती है, स्पार्क होता है। स्पार्क का मतलब बिजली कड़कती है। अगर हम सिंपल सी भी बात देखें, हमने देखा होगा कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रिक पोल्स है ना, यानी वायर है, तो ये वायर यहाँ से जाते हैं। हम सब ने गाँव में देखे होंगे कि बिजली के जो खंभे होते हैं उस पर वायर लगे होते हैं। तो ये दो वायर लगे होते हैं, अगर ये वायर क्या आपस में टकरा जाएं तो क्या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक होगा कि नहीं, एक चिंगारी से हमें दिखाई देगी कि नहीं देगी, बिल्कुल देगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से मिल जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से मिलेगा तो एक स्पार्क होगा। क्या होगा, स्पार्क होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा। इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे डिस्चार्ज होगी, ठीक है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो मीट कर रहे हैं और हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, यानी बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यही चीज़ हमने पढ़ी कि लोअर एजेस जो होता है क्लाउड्स का उसमें नेगेटिव चार्ज होता है ना, और जो अपर एजेस होता है क्लाउड का उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। द ग्राउंड लेवल एक्यूमुलेट पॉजिटिव चार्ज, तो ग्राउंड लेवल जो होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। दीज चार्जेस बिगन्स मल्टीप्लाई, अब ये जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस कैसा होना शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। ड्यू टू इंक्रीज विंड एंड रेनफॉल, तो रेनफॉल और विंड बढ़ने की वजह से ये चार्जेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन ड्यू टू हैवी चार्जेस, अब चार्जेस इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लो हो ही जाता है भाई, यानी इलेक्ट्रिक स्पार्क हो ही जाता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मीट करना इन क्लाउड्स विच इज रिजल्ट इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेक और लाइट और साउंड, तो लाइट होगी और साउंड निकलेगा बहुत तेजी की आवाज़ में। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग, इसी को हम क्या जानते हैं, इसी फिनोमेना को कि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है या फिर लाइटनिंग है।
वाई डज लाइटनिंग स्ट्राइक टॉल बिल्डिंग्स ईजिली। तो हमें ये देखना है कि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग सबसे पहले स्ट्राइक किस पे करेगी, जो टॉल बिल्डिंग्स, जो ऊंची बिल्डिंग्स होंगी उन पर। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लाइटनिंग हो रही है ना, और एयर, बीच में एयर आ जाती है, अगर एयर ना हो तो फिर तो बहुत जल्दी लाइट हम पे ट्रेवल करेगी, बहुत जल्दी स्ट्राइक करेगी, हम पे बिजली बहुत जल्दी गिरेगी। तो जो ऊंची बिल्डिंग है, अब एक बात बताओ, ये एक छोटी सी बिल्डिंग है 1 मंजिल, और ये 50 मंजिल है ना बिल्डिंग, तो इसके बीच में एयर का गैप कैसा होगा, कम होगा कि नहीं होगा? और इसके बीच में सोचो कितना गैप होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के गैप, यहाँ तक गैप होगा, और इसके बीच में कम गैप होगा। तो जिसके बीच में कम गैप होगा उस पर लाइट जल्दी गिरेगी। तो इसीलिए टॉल बिल्डिंग जो होती है वो ईजिली क्या होती हैं, अंडर स्ट्राइक आ जाती हैं लाइटनिंग के। ठीक है। अब कुछ लाइटनिंग सेफ्टी भी होती हैं। लाइटनिंग सेफ्टी का मतलब क्या है, जब लाइटनिंग होती है तो ड्यूरिंग लाइटनिंग हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे ओपन प्लेसेस पे हमको नहीं जाना चाहिए। जब पता चले लाइट पड़ रही है, बिजली कड़कड़ा रही है, तो हम क्यों जाएंगे भाई, मरने के लिए जाएंगे बाहर। ठीक है। ड्यूरिंग द लाइटनिंग हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, बाहर नहीं जाना चाहिए ओपन प्लेस पे। हाउस और बिल्डिंग्स के अंदर रहना चाहिए सेफली। अगर कार और बस में है तो हमें विंडो क्लोज कर लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक एप्लीयंसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो यानी कि घरों में जितने मोबाइल फ़ोन टीवी है ना, और STD वगैरह जो भी होती हैं उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। अम्ब्रेला को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज अम्ब्रेला में एक मेटलिक रॉड होती है, अगर हम अम्ब्रेला बाहर निकले तो हम खुद ही अम्ब्रेला बन जाएंगे। ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रिक फ्लो कर लेगी, इलेक्ट्रिक करंट को कैच कर लेगी। ठीक है। दूसरा, टॉल ट्री नॉट सेफ। पता चले कि भाई बिजली पड़ रही है, बिजली कड़क रही है और हम पेड़ पे चढ़ गए तो पेड़ पे भी नहीं बचने वाले। मेटल और पोल, तो घरों में जितने मेटल और पोल लगे होते हैं उन पे भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। टेलीफोन वायर्स को हमें रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूजिंग ऑफ लाइटनिंग